Hello students, today we will discuss about center of mass. First we will see what actually center of mass is, then after we will study about the importance of center of mass. After that we will calculate center of mass for different kind of bodies or different kind of systems. तो पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होता है। सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी, कोई भी एक ऐसा बॉडी है, मान के चलो सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, कोई भी एक बॉडी है, इसमें एक इमेजिनरी पॉइंट होगा। तो जहाँ पे ये बॉडी का मास अगर m है तो उस पॉइंट पे मान लो कि या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये बॉडी को कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट का मास m है, तो ये पॉइंट में इस बॉडी को डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या हुआ सेंटर ऑफ मास कि कोई भी बॉडी का एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे कि बॉडी का टोटल मास हम लोग उसी पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे कि पकड़ लो उस बॉडी को तो बॉडी बैलेंस होगा, पॉइंट ऑफ बैलेंस बोलते हैं। तो बॉडी का पॉइंट ऑफ बैलेंस मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होगा जहाँ जिसके सराउंडिंग में जितना भी मास होगा वो इक्वल होगा। मतलब उसके आगे जितना मास होगा पीछे उतना, ऊपर जितना नीचे उतना, साइड में राइट में जितना लेफ्ट में से उतना ही मास होगा। मतलब चारों तरफ इक्वल मास होगा, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास। ये तो सिंपल तरीका हो गया हम लोगों का सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का। और थोड़ा एक्यूरेटली अगर सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मान लो कि कोई एक ऐसा रैंडम बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है। मान लो कि ये सारे पार्टिकल पे कुछ कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे सारे पार्टिकल्स पे कुछ कुछ फोर्स लग रहा है जिसका रिजल्टेंट का वैल्यू कुछ आ रहा है। मतलब सारे फोर्स लग रहा है और उसका रिजल्टेंट कुछ है, मतलब वो बॉडी मोशन मूव कर रहा होगा। मान लो कि ये बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट ले लो। जितना भी फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 जितना भी फोर्स लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे रिजल्टेंट ले लो। तो रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में भी आएगा, मान लो कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया F, अगर नेट बॉडी यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो F फोर्स है, मान लो कि ये पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये F फोर्स ये पॉइंट पे अगर लगाओगे तो बॉडी क्या करेगा, सेम टाइप का मोशन एग्जिबिट करेगा। समझ में आया बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारे रिजल्टेंट फोर्स अगर उस पॉइंट पे लगा लो, सारे फोर्स का रिजल्टेंट अगर उस पॉइंट पे लगा लो तो बॉडी का मोशन सेम ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा लिख लो बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या चीज होता है। सेंटर ऑफ मास पहले लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज एन इमेजिनरी पॉइंट एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करो, सेंटर ऑफ मास can also be defined as that imaginary point where we can assume the total mass of that particular body. फाइन। उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट में वो जो डायग्राम में ड्रॉ किया था उसको थोड़ा ड्रॉ कर लेना। उसके बाद लिखना कि if we apply the resultant of all the forces applied to different particles in that body on an imaginary point and the body will exhibit the same kind of motion is defined as the center of mass of that body. फाइन, लिख लिए बच्चों। अभी देखते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का इंपोर्टेंस क्या होता है।
तो सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक सिचुएशन है। हम लोग को 3 टाइप का मोशन है वो पता होगा, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल, और एक होता है रोलिंग, जो कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं बच्चों, वो सारी चीज़ हम लोग को पता होगा, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ। तो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई भी 2 पॉइंट है एक बॉडी का, अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो कोई भी 2 पॉइंट उस बॉडी का पैरेलली ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, तो वो हो गया ट्रांसलेशनल। और सारे जो पॉइंट का वेलोसिटी एक्सीलरेशन सारी चीज सेम होगा। लेकिन रोटेशनल में क्या होता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंट। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सीलरेशन सारे पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा। रोलिंग के लिए ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, जो भी ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होगा और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होगा, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है हमारा गाड़ी का पहिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं थोड़ा क्यों पढ़ते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में। मान लो कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है एक स्टिक पकड़े हुए, ये एक स्टिक है पूरा 90 डिग्री टू द सरफेस ऐसे पकड़ा हुआ है, वो स्टिक को थ्रो कर रहा है। मान लो कि ये स्टिक ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और प्रोजेक्टाइल में मूव भी कर रहा है। तो कैसे होगा उसका, मान लो ये स्टिक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं उसको, ये पॉइंट, ये जो एज में जो पॉइंट है उसको पॉइंट ए, ये एज में पॉइंट बी। ये ए पॉइंट का पोजीशन इस टाइम में क्या होगा, जब वो लकड़ी यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो कि वो ऐसे है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो कैसा था पहले, ऐसा था, अभी ऐसा है। तो ये जो ए पॉइंट का पोजीशन इस टाइम में पूछे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो तो उस टाइम मतलब यहाँ जब लकड़ी पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे ये जो ए पॉइंट का पोजीशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ये लकड़ी ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और प्रोजेक्टाइल में भी मूव कर रहा है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा देखो, मान लो ये लकड़ी है, पूरा मास उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो क्या होगा उसका सेंटर ऑफ मास, मान लो कि ये बीच में लाई कर रहा है, मान लो अभी के लिए मान लो, बाद में देखेंगे क्यों एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो स्टिक होता है उसका सेंटर ऑफ मास क्यों बीच में होता है, बाद में देखेंगे आगे। तो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास देखो, लकड़ी ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है लकड़ी, ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट को मार्क करना बच्चों, ये कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट, एक सीधा, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट वो सीधा प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, एक सिंपल प्रोजेक्टाइल में। तो बीच वाला पॉइंट का मोशन कैसे होगा हम लोगों का, ऐसे होगा, और लकड़ी का, तो बीच वाला पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं कि h होगा। सो मान लो कि ये पूरा मैक्सिमम हाइट है, h के बारे में हम लोग पता है, हम लोग निकाल सकते हैं, और उस रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कितना ट्विस्ट हुआ है वो सारी चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सिमिलरली इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा, उस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, वो सारे चीज हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते, यही इसीलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में। अभी देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी देखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिस्टम के बारे में पता है, सिस्टम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल। पहले देखेंगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब डिफरेंट पार्टिकल जो हो गए उन लोगों के लिए, उनको उन सारे को मिला के उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा उसके बारे में। ऐसे ऐसे मान लो कि ये पार्टिकल 1 है जिसका मास m1, यहाँ पे एक पार्टिकल है m2, यहाँ पे और एक पार्टिकल है m3, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है। सपोज मान लो कि n पार्टिकल्स है, mn, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो इन सब
का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो मान लो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट कर रहे हो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, एक रेफरेंस फ्रेम, जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम ले लिए 0 0, ठीक है, ये 2 डायमेंशन में लाइट है, तो इसीलिए हम लोग 2 डायमेंशन, ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मान लो कि इसका डिस्टेंस यहाँ से r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, सिमिलरली इसका rn है, मान लो ऐसा है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे पॉइंट का मतलब मान लो कि यहाँ पे कुछ कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो अभी कुछ कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये जो सिस्टम है नेट फोर्स कितना होगा, सपोज मान लो कि यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, यहाँ पे Fn फोर्स, ऐसे Fn फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस F नेट इक्वल्स टू हम लोग कैसे लिखेंगे, F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर, ठीक है। हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कि अगर जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है, तो ये जो जितना भी फोर्स लग रहा है उसका अगर रिजल्टेंट लो, वो रिजल्टेंट फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे लगाओ तो पूरा जो सिस्टम का मोशन सेम ही होगा, ठीक है। ये मान लो कि ये इसका सिस्टम है, ये पूरा टोटल ये सारे पार्टिकल n पार्टिकल्स को मिला के एक सिस्टम बना हुआ है। ये जो सिस्टम का मोशन कैसे होगा, अगर ये जो सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे ये नेट जो फोर्स निकल रहा है रिजल्टेंट, वो लगा दो सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी का मोशन सेम ही होगा। तो इसको मानेंगे हम लोग क्या, कि FCOM, F सेंटर ऑफ मास। तो F सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, कि हम लोगों के पास है F1 प्लस F2, ये जो फोर्स हम लोग क्योंकि मान रहे हैं कि बॉडी सेम टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रहा है यहाँ पे भी, तो इसीलिए मान रहे हैं हम लोग F1 प्लस F2 डॉट 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 Fn वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक पता चला बच्चों। बाद में इसको थोड़ा एब्रीवेट कर सकते हैं, F इक्वल्स टू हम लोग को पता है F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे लिखेंगे m मतलब टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये टोटल मास, ये बड़ा m लिख देता हूं मैं, m इंटू ACOM, ए सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे m1 इंटू A1 प्लस m2 वेक्टर, m2 इंटू A2 वेक्टर डॉट 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 mn इंटू an वेक्टर, ठीक है। यह हो गया हम लोगों का। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। यह आ गया हम लोगों का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर कोई भी सेंटर बॉडी का अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट एक्सीलरेशन हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा हम लोगों को, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये वेक्टर, ठीक है। अगर फिर से इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू RCOM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn, ये सारे वेक्टर में है, डिवाइडेड बाय टोटल मास,
ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आ गया हम लोगों का, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको यूज करके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इसको यूज करके, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास इसको यूज करके कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अभी हम लोग का आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो हम लोग कैसे आर वेक्टर को कैसे लिख सकेंगे, हम लोग एक्स में उसका कितना वैल्यू है, ठीक है, एक्स में उसका वैल्यू कितना है, वाई में उसका कितना वैल्यू है, और जेड में कितना वैल्यू है। तो ऐसे लिख पाएंगे एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर, और उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ये आई कैप, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आर सी ओ एम, अगर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN है, तो एक्स सी ओ एम, तो ऐसे लिखेंगे एक्स का सेंटर ऑफ मास, वाई का सेंटर ऑफ मास, जेड का सेंटर ऑफ मास अलग अलग से फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको मिला के लिखेंगे तो हम लोगों का आर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्स सी ओ एम को कैसे लिखेंगे, एक्स सी ओ एम इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बच्चों, उसके बाद आई कैप डाल के लिख लेंगे, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप डाल के लिख लेंगे, ठीक है। एक्स सी ओ एम कैसे आएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस डॉट 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 MN xn डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस MN yn डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिमिलरली जेड सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस MN zn डिवाइडेड बाय टोटल मास। यह आ गया हम लोगों का एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम, जेड सी ओ एम। और सेंटर ऑफ आर सी ओ एम को कैसे लिखेंगे, आर सी ओ एम इक्वल्स टू एक्स सी ओ एम आई कैप प्लस वाई सी ओ एम जे कैप प्लस जेड सी ओ एम के कैप, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अभी शुरू करते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो कि एक ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस में 3 मास 2 kg का मास रखा हुआ है, ये 2 kg, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके वर्टाइसेस पे 2 kg मास सारे रखा हुआ है, ये 2 kg, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सबका 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, एक सिस्टम दे, ये एक सिस्टम है, तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको अभी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा बच्चों। तो मान लो कि रेफरेंस फ्रेम हम लोग ऐसे लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ओरिजिन लेते तो इसका पोजीशन एलोंग वाई एक्सिस नहीं होता। अभी देखो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस, ये इसको एक्स एक्सिस ले गए तो हम लोग का क्या इजी हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, 0। हाँ, अगर इसको रेफरेंस फ्रेम लेके कर रहे हो तो उसका वैल्यू अलग आएगा, और इसको रेफरेंस फ्रेम लेके कर रहे हो तो उसका वैल्यू अलग आएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। हम लोगों का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम ही रहेगा।
विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 पॉइंट्स, दीज 3 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम ले लिए। तो अभी देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऐसे क्यों ले रहे हैं बच्चों, वो मैं बता रहा था, थोड़ा बता देता हूं यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 2 kg है, तो मतलब दोनों साइड मास बैलेंस है। एक्स एक्सिस में उसका कुछ वैल्यू नहीं आएगा, जो भी आएगा वाई एक्सिस में ही आएगा वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स में 2 kg है, पॉजिटिव एक्स में भी 2 kg है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको इसको ओरिजिन मान के चले। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, कहीं वाई एक्सिस में कहीं पे एक आएगा, कहाँ पे आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। आर सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आर सी ओ एम हम लोग का कहाँ पे आएगा। देखो आर सी ओ एम के लिए क्या लिखेंगे, तीनों मास लिखेंगे। तो इसका जो पोजीशन है कितना कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, इसका वाई एक्सिस के, इसका एक्स एक्सिस के। तो इसका पोजीशन कितना है -1 और मास है 2 kg प्लस इसका पोजीशन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज √3 इंटू मास 2 kg, मास 2 kg प्लस इसका मास कितना 2 kg है, इसका पोजीशन 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 + 2 + 2 6 kg। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसको लिखेंगे, ये एक्स डायरेक्शन में है इसलिए आई कैप, ये वाई में है जे कैप, ये एक्स में है आई कैप। तो ये दोनों कट गया, बचा कितना आर सी ओ एम कितना आया। देखो बच्चों मैं बोल रहा था ना एक्स में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हो गया। एक्स यहाँ पे जितना है वहां पे उतना है, कट गया। तो आर सी ओ एम कितना आया 2√3/6 जे कैप। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो 2 3 जा 3√3 1/√3 जे कैप, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा लगभग 0.57 जे कैप। हो गया बच्चों, ऐसे करते हैं। ठीक है, और एक इस प्रॉब्लम को और थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखो इक्वल मास दिया है, अगर अलग अलग मास देता तो कैसे करते बच्चों। अगर अलग अलग मास देता, यहाँ पे मान लो कि 1 kg दिया हुआ है, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg दिया हुआ है। ठीक है, अभी कैसे करोगे बच्चों इसका। अभी देखो सेम ही मान लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन यहीं पे ही मान लेना बीच वाला पॉइंट में। तो उसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आर सी ओ एम सिमिलरली वैसे ही करेंगे बच्चों। एक्स में इसका वैल्यू कितना है, जो इसका पोजीशन कहाँ पे है -1 आई कैप में, तो -1 इंटू मास है 1 kg, ये हो गया आई कैप, प्लस इसका पोजीशन कहाँ पे है √3 पे, √3 जे कैप, √3 जे कैप इंटू मास कितना है 2 kg जे कैप, प्लस इसका मास कितना है 3 kg और पोजीशन 1 पे है, 1 इंटू 3 आई कैप हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 1 + 2 + 3 दैट 6 kg। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस 2 3 आई कैप माइनस आई कैप दैट इज 2 आई कैप। आर सेंटर ऑफ मास हम लोगों का आएगा 2 आई कैप बाई 6 प्लस 2√3/6 जे कैप, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यह आएगा 1/3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप। कहाँ पे आएगा, यही कहीं पे आएगा बच्चों, ये कोई पॉइंट में आएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा √3 मतलब 0.7 के नियरली, तो इसका वैल्यू आएगा हम लोगों का 0.57 आएगा, तो इसका आएगा 0.33 आई कैप प्लस 0.57
जे कैप। हो गया RCOM। ऐसे ही फाइंड करते हैं बच्चों। अगर अभी भी हम लोग एक स्पेशल केस के बारे में देखेंगे, वहां पे क्या था, बहुत सारा n नंबर पार्टिकल था जहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे। अभी एक स्पेशल केस है, मान लो कि ये दो पार्टिकल ही है, ये जिस एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरा का मास m2 है सपोज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। कि पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले तो ओरिजिन एक लेना पड़ेगा। सपोज इसको मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। देखो दोनों ही पार्टिकल हम लोग का कौन सी एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो XCOM खाली हम लोगों को फाइंड करना है, वाई के बारे में हम लोग बोदर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वाई में उसका कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं है, खाली एक्स में लाई कर रहा है। तो हम लोग का XCOM कितना आएगा बच्चों, RCOM इक्वल्स टू XCOM ही आएगा। तो XCOM कितना आएगा, हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ऐसे कर रहे थे, डिवाइडेड बाई टोटल मास होता था। तो यहाँ पे भी वैसे ही डालेंगे। XCOM कितना आएगा हम लोगों का, इसका मास है m1 और पोजिशन है 0, प्लस इसका मास है, इसका 0,0 हो गया, तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, d,0 पे होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन कहाँ पे है, d में है, तो m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया। तो कितना आया, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, मान लो कि कहीं यहीं कहीं पे वो पॉइंट है, ये हो गया उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो यहां से डिस्टेंस उसका कितना होगा, यहां से सपोज मान लो कि r1 डिस्टेंस है, तो कितना है डिस्टेंस, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो r1 कैसे लिखे, r1 जो r1 है, मान लो कि m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है और r2 है m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो r1 को कैसे लिखेंगे हम लोग, r1 हमारा कितना आया, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी r2 कितना आएगा, r2 इक्वल्स टू क्या है, d माइनस r1। ठीक है, r1 का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, d माइनस r1 का वैल्यू कितना है, m2d बाई m1 प्लस m2। कितना आया हम लोगों का, ये ऊपर आ जाएगा m2d कट जाएगा, बचेगा हम लोगों का m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हो गया बच्चों। देखो r1 कितना आया, r1 में ऊपर m2 आ रहा है, r2 में ऊपर m1 आ रहा है। तो याद कर लेना बच्चों, ये थोड़ा इजी है। तो अभी इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसा दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया गया है जिन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज मान लो कि 4 मीटर दिया हुआ है। ये दो मासेस है, एक हो गया 2 kg और ये हो गया 3 kg, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 4 मीटर्स। हो गया बच्चों। तो इनका सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, निकालो। कैसे निकालोगे, सपोज मान लो कि सेंटर मास का डिस्टेंस 2 kg से कितना दूर पे लाई कर रहा है, तो r1 इसको ओरिजिन पे मान लेना 2 kg को, ये हो गया 0,0, ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक, तो r1 कहाँ पे लाई करेगा, r1 इक्वल्स टू हम लोग को पता है m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 कितना है 3, d कितना है इंटू 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास 5, 12/5 में लाई करेगा r1 का पोजीशन, मतलब यहाँ से 12/5 में लाई करेगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो
2.4 पे लाई करेगा। ठीक है, अभी उस यहाँ से 3 kg से डिस्टेंस कितना होगा अगर पूछा होता तो कैसे करते हैं, R2 फाइंड करते हैं। R2 का फॉर्मूला क्या है, M1D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 कितना है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 8/5 कितना हुआ 1.6। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना बच्चों। हाँ, अगर इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है, अगर ये प्रॉब्लम में पूछा है कि ये जो 0.3 kg वाला पॉइंट है, सपोज मान लो कि 4 मीटर है राइट की ओर और 1 मीटर खिसक जाता है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाता है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 1 मीटर राइट शिफ्ट किया जाता है 3, तो सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट कितना होगा। तो पहले कहाँ पे था हम लोग का सेंटर ऑफ मास, R1 कहाँ पे था 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 12/5 में था। ठीक है, और इसको 2.4 पे था जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अभी 1 मीटर अगर 3 kg वाला खिसक जा रहा है तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास अभी नया R1 डैश कितना आएगा, R1 डैश देखो 4 kg था ये और 4 मीटर था और 1 मीटर खिसक रहा है तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर खिसक रहा है तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 अभी कितना कहाँ पे होगा देखो 3 पे होगा। तो शिफ्ट डेल आर कहाँ पे होगा, डेल आर 3 माइनस 2.4 दैट इज 0.6 मीटर शिफ्ट होगा, 3 मीटर 2.4 मीटर। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप करना पड़ रहा है बच्चों, पहले R1 फाइंड करना पड़ता है, फिर R1 डैश, फिर जाके डेल आर। इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया गया है, देखो यहाँ पे और एक चीज़, एक ट्रिक निकाला गया है, RCOM इक्वल्स टू हम लोग को क्या पता है, R1 M1 प्लस M2 R2 डॉट 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 MnRn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डेल आर ले लो, तो डेल आर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, डेल R1 M1 प्लस डेल R2 M2 डेल Rn Mn डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 kg वाला पार्टिकल कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है 1 मीटर, 2 kg वाला 0, तो डेल आर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, डेल R1 कितना है 0 इंटू 2 kg प्लस 3 kg वाला कितना शिफ्ट कर रहा है 1, डेल R2 कितना है 1 मीटर, 1 इंटू 3 kg डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3/5 और 3/5 मतलब 0.6 आ गया, 0.6 मीटर्स एक स्टेप में आ गया ना बच्चों। तो यही फॉर्मूला हम लोग, शिफ्ट अगर पूछा है सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा वो पूछा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया आप लोगों का जो पार्टिकल्स के बारे में। अभी देखेंगे थोड़ा कंटिन्यूस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देख लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक दो प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि ऐसे एक सरफेस है, एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, ये एक दूसरा बॉल है जिसका मास 3 kg है। ठीक है, ये बॉल इस ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल इस ओर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है,
तो अभी पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का 15 नहीं, इसको कर दो 20 कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितना होगा, हम लोग को पता है v सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू कितना है, देखो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस ओर शिफ्ट कर रहा है, मान के चलो, हम लोग को पता नहीं कि किस ओर शिफ्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, इसको नेगेटिव मानेंगे। तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -20, 2 इंटू -20 डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास कितना है 5 kg। 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 -10/5 इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड से इस ओर जा रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड से, उसका मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर पर सेकेंड से इस ओर शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पता चल गया। सिमिलरली एक्सीलरेशन का एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम दिया गया है, एक पुली दिया गया है, यहाँ पे एक 3 kg का मास लटक रहा है, यहाँ पे एक 2 kg का मास लटक रहा है। ठीक है, तो अभी देखो जो ये जो सिस्टम है इसको होल्ड करके रखा गया है, इसको पकड़ के रखा गया है। द मोमेंट वी लीव दिस सिस्टम, क्या होगा, ये 3 kg वाला मास नीचे आने की कोशिश करेगा, ये 2 kg के मास ऊपर जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन, ये स्ट्रिंग के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, मतलब हम मान के चलेंगे ये एक रिजिड स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन ए ही होगा, मान के चलो। यहाँ पे पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ, ये तो दोनों पार्टिकल का एक्सीलरेशन के बारे में पता चला, ये ब्लॉक का और ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग को पता चला। अभी पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को पता है दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, तो पहले हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को पता है ACOM इक्वल्स टू m1A1 प्लस m2A2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, हम लोग को पता है ये फॉर्मूला अप्लाई कर, तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, ए चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स का, इसको एक पार्टिकल मान लो, इसको दूसरा पार्टिकल मान लो, दोनों पार्टिकल का एक्सीलरेशन सेम ही होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग को पता है एक्सीलरेशन कितना होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास पुल्ड। ठीक है, यहां पे नेट पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है, पुलिंग फोर्स हम लोगों का ये जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है वो पुल करेगा टोटल सिस्टम को, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, A इक्वल्स टू 3 इंटू जी, 3g माइनस 2g। ठीक, देखो नेट पुलिंग फोर्स हो गया हम लोग का 3g माइनस 2g डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना पुल हो रहा है 5 kg, हो गया 1/5g, ये आ गया g 1/5g। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है m1A1 प्लस m2A2 प्लस m3A3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे कितना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ये जो 3 kg वाला ब्लॉक, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इसके लिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, इसके लिए एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा हम लोगों का 3 इंटू
g/5 प्लस 2 इंटू माइनस g/5, इसके लिए होगा एक्सीलरेशन नेगेटिव, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आ गया हम लोग का 3 - 2 1 डिवाइडेड 5, तो कितना आया g/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन, सारे मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनके लिए हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोगों ने देखा अभी। ये हो गया डिस्क्रीट सिस्टम के बाद, मतलब जहां पे पार्टिकल सारे अलग अलग होते हैं, मतलब जो भी पार्टिकल है उन लोगों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम कैसे होता है हम लोगों का, मान लो ये मार्कर को ही देख लो, ठीक है, इसमें कहाँ पे कौन कौन सा पार्टिकल है हम लोग को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सारे पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये किस तरह दिख रहा है, एक कंटिन्यूस सिस्टम। हम लोग अभी देख रहे थे डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में, अभी देखेंगे हम लोग कंटिन्यूस सिस्टम के बारे में। कंटिन्यूस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस सिस्टम देखेंगे। कंटिन्यूस सिस्टम, पोजीशन ऑफ सेंटर मास फॉर कंटिन्यूस सिस्टम, वहां पे कैसा होता था, देखो वहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर मास RCOM कैसे लिखते थे, इक्वल्स टू MIRI, समेशन ऑफ MIRI डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसे लिखते थे ना, वो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। जो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए समेशन जो काम करता है, कंटिन्यूस सिस्टम के लिए वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो RCOM हम लोग का कितना आया, RCOM कंटिन्यूस सिस्टम के लिए कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m यहाँ पे कौन सा मास होगा, स्मॉल मास, dm इंटू r डिवाइडेड बाय टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm। और ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा पर्टिकुलर लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो RCOM ये हो गया। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लोग XCOM, YCOM, ZCOM में ब्रेक कर सकते हैं। तो RCOM को RCOM हम लोग को पता है इक्वल्स टू XCOM IK प्लस YCOM JK प्लस ZCOM KK। ठीक है, हम लोग को पता है। तो अभी XCOM कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। सिमिलरली YCOM कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ZCOM कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग कंटिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको थोड़ा देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो देखेंगे, अभी लिखो हेडिंग दो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, सपोज दिया है L। एक ऐसा रोड है, यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m है एंड लेंथ l है। ठीक है, इसके लिए सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के लिए फर्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सेंटर ऑफ मास के लिए पहले तो ओरिजिन, मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0,0 में हो गया, तो ये कहाँ पे होगा, L,0 पे होगा। और ये हो गया हम लोगों का y एक्सिस और ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है, खाली x एक्सिस में। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास कौन सी एक्सिस के लिए कैलकुलेट करेंगे, खाली x एक्सिस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे XCOM कैलकुलेट करने के लिए देखो, पहले स्टेप, कुछ स्टेप याद कर लेते हैं बच्चों। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन डिनोट करेंगे, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करना बच्चों, तो आगे मैं जाके ट्रिक्स बता दूंगा कैसे याद रखोगे सारी चीज। अभी थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। ये हो गया
पहले हम लोग ओरिजिन दिखाएंगे, फिर हम लोग एक छोटा मास, वो जो भी सिस्टम दिया गया है, जो भी बॉडी दिया गया है कंटिन्यूस बॉडी, उस पर एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे जो कि जिसका वैल्यू dm होगा। ये सपोज हम लोगों का dm है और इसका लेंथ कितना है dx, ये एक लेंथ एलिमेंट है तो इसका लेंथ ही खाली देखेंगे dx, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो कि x है, x एक वेरिएबल है। तो स्टेप 2 हो गया, हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, dm और dx दिखाएंगे वही डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 हो गया, फिर स्टेप 2 हो गया हम लोग का। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, dm का वैल्यू फाइंड करेंगे। dm यहाँ पे कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, मास पर यूनिट लेंथ हो गया हम लोग का m/l इंटू dx, ये हो गया dm। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x y z है ये हो गया जो सेंटर ऑफ मास dm का, जो dm मास कंसिडर किए हम लोग, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन के बारे में बता रहा है वो, ठीक है। तो ये जो dx एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जैसे कि ये एक पार्टिकल है, जो छोटा सेगमेंट मतलब छोटा लेंथ एलिमेंट मतलब उसको एक पार्टिकल के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसी पॉइंट पे होगा, तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, x। तो हम लोगों का x कितना आया, x, ठीक है। फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, हम लोग को पता है 1/m इंटीग्रेशन dm मतलब टोटल मास 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके l तक। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके l, 0 से लेके l किसको इंटीग्रेट करेंगे, x इंटू dm का वैल्यू x dm, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 1 ये कैपिटल x 1/m इंटीग्रेशन 0 टू l, x का वैल्यू कितना है, स्मॉल x, ठीक है। dm का वैल्यू कितना है, m/l इंटू dx, ठीक है। तो m/l बाहर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, तो m कट जाएगा हम लोगों का, तो कितना आएगा 1/l इंटू x dx का इंटीग्रेशन 0 टू l, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, 1/l इंटू x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो ये हो गया l²/2, l कट जाएगा, कितना आएगा हम लोग का l/2। तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, l/2 x डायरेक्शन में। तो RCOM कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, l/2 i कैप, खाली x डायरेक्शन में तो इसीलिए l/2 i कैप। इसको पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अभी तक देखे थे कि जो रोड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है सेंटर ऑफ मास, रोड का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए 5 स्टेप में किया गया। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें, फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो ओरिजिन को मतलब कोई भी एक पॉइंट में ओरिजिन चूज किए। फिर सेकेंड स्टेप में जो एक छोटा सा स्मॉल मास एलिमेंट लिए। फिर थर्ड स्टेप में वो मास जो छोटा स्मॉल मास एलिमेंट उसका वैल्यू कैलकुलेट किया। फोर्थ स्टेप में उसका पोजीशन जो मतलब वो जो स्मॉल मास एलिमेंट का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप में RCOM फाइंड किए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जैसे कि हम लोग का एक रिंग हो गया, फिर एक डिस्क हो गया, फिर एक स्फीयर, फिर सिलेंडर, फिर हो गया हम लोगों का रेक्टेंगल, स्क्वायर,
ठीक है। फिर हो गया हम लोग का क्यूब एक। ये जो सारे यूनिफॉर्म शेप्स है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारे शेप का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, यहाँ पे नोट मार के लिख लेना बच्चों, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होगा, उन लोगों का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही वो ये सारे शेप के लिए पॉइंट ऑफ बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हो गया यूनिफॉर्म शेप। अगर कुछ एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का कंटिन्यूस शेप होगा, का कुछ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट होगा, उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे लाई करता है। पहले देख लेते हैं एक हाफ रिंग। हाफ रिंग कैसे होता है, ऐसे होता है हाफ रिंग, जिसका रेडियस सपोज आर है, ये हाफ रिंग है। रिंग भी एक लेंथ एलिमेंट ही होता है, इसका रेडियस सपोज आर गिवन है, ये हो गया सेंटर, ये रेडियस है इसका सपोज आर मान के चलो। ठीक है, तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होगा, क्योंकि देखो इसके नीचे वाला हाफ में कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर में लाई नहीं करेगा, कोई कहीं एक वाई एक्सिस में लाई करेगा। अगर इसको सेंटर मान के चलो, ज्योमेट्रिकल सेंटर को ओरिजिन मान के चलो। क्यों हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर को ओरिजिन मानेंगे, उसके लिए रीज़न है बच्चों। देखो अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर को ओरिजिन मान के चले तो इस साइड जितना लेंथ जितना मास रहेगा, उस साइड भी मतलब राइट साइड जितना लेंथ और मास रहेगा, लेफ्ट साइड भी उतना ही लेंथ और मास रहेगा। तो उससे क्या होगा हम लोगों का कि एक्स एक्सिस के एलोंग में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, खाली वाई के एलोंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट में हम लोग ओरिजिन लेते तो कि दिक्कत क्या होता कि हम लोग को एक्स में भी कैलकुलेट करना पड़ता, फिर वाई में भी कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसे एक पॉइंट को ओरिजिन चूज करेंगे जैसे कि हम लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा लेस हो जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन मान के चलेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता था, स्टेप 2 में हम लोग छोटा एक स्मॉल मास एलिमेंट, स्मॉल मास मतलब एक छोटा एलिमेंट चूज करेंगे। ये होगा हम लोगों का लेंथ एलिमेंट, जिसका मास होगा सपोज dm, और उसका ये जो एलिमेंट है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में है, और ये जो एंगल कवर कर रहा है, ये जो स्मॉल एंगल होगा, ये कितना होगा, सपोज मान लो d थीटा होगा। ठीक है, अभी हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में dm का वैल्यू, dm कितना होगा, dm टोटल मास मान लो कि m है, m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा, देखो पूरा अगर रिंग होता तो उसके लिए लेंथ होता 2 पाई आर, उसका जो सर्कम्फेरेंस है उसका लेंथ होता 2 पाई आर, लेकिन ये आधा रिंग है तो इसके लिए क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई इंटू आर। ठीक है, फिर इंटू इसका जो लेंथ है, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटा पार्ट का लेंथ कितना है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा, मान लो एक ऐसा आर्क है जिसका एंगल थीटा है, ये जो आर्क का लेंथ कितना होता है, आर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, और रेडियस है आर, तो यहाँ पे होगा लेंथ आर डी थीटा। ठीक है, आर आर गोट कैंसल, इसका आया m बाई पाई डी थीटा। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होगा, देखो बच्चों ये थीटा है तो ये हो जाएगा हम लोग का कोस थीटा, आर कोस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, आर साइन थीटा पे होगा, आर पोजीशन ऑफ वाई, वाई कहाँ पे होगा, आर साइन थीटा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा हम लोग का, वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास फॉर दिस टोटल ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस में। क्यों? क्योंकि एक्स में बैलेंस्ड है, नेगेटिव एक्स में जितना मास है पॉजिटिव एक्स में उतना मास है, तो एक्स में जीरो ओरिजिन पे ही लाई करेगा, खाली वाई में लाई करेगा। वाई में पोजीशन हम लोगों को फाइंड करना है, कितना होगा 1/m हम लोगों को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, देखो थीटा को 0 से लेके पूरा पाई तक अगर घुमा दिए तो पूरा रिंग हम लोगों को मिल जाएगा। तो कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। वैल्यू पुट कर दो रेस्पेक्टिव, 1/m इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना है, r साइन थीटा, dm का वैल्यू m/पाई d थीटा। कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ठीक है बच्चों, देखो m गॉट कैंसल, बाकी जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, बाहर ले आने से क्या हो गया हम लोगों का, r/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो कितना आया, r/पाई माइनस कोस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अगर इसका वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, 2r/, ये हो जाएगा 2 इंटू r/पाई, 2r/पाई। ये हो गया हाफ रिंग के लिए। इसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां पे होता है। हाफ डिस्क, हाफ डिस्क कैसा होता है, ऐसा एक शेप होता है। ठीक है, तो अभी देखो डिस्क मतलब एक एरियल एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं ये करा देता हूँ, बाकी सब खुद से कर लेना बच्चों। मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है, ये डेरिवेशन बिना करके कैसे याद करना है उसके लिए ट्रिक बता दूंगा। थोड़ा ये इसको देख लो एक बार, थोड़ा मतलब डेरिवेशन भी कैसे होता है वो समझ में आ जाए। ऐसे तो रट के हम लोग याद नहीं कर सकते फिजिक्स को, फिजिक्स में कोई भी चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा, तो वही समझने के लिए हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं। ये हो गया, हम लोग पहले तो ओरिजिन चूज कर दिए 0,0 ये में, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग डीएम एक स्मॉल मास एलिमेंट लेंगे। स्मॉल मास एलिमेंट सपोज मान लो कि ऐसा एक रिंग है जिसका कि रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस होगा उसका, सपोज मान लो कि dr थिकनेस है उसका, और ये जो डिस्क का रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो अभी सेकेंड स्टेप हो गया हम लोगों का। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में डीएम का वैल्यू फाइंड करेंगे। डीएम देखो ये एरिया एलिमेंट है, तो मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया होगा। टोटल एरिया पूरा सर्कल होता तो एरिया कितना होता, πr²। ये आधा सर्कल है इसलिए πr²/2, πr²/2 इंटू जो रिंग का जितना भी, ये रिंग का मास है डीएम, ये रिंग जितना एरिया में होगा उतना एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिंग का एरिया कितना होगा, इसका लेंथ इंटू इसका थिकनेस। लेंथ कितना होगा πr इंटू थिकनेस होगा dr। पाई गॉट कैंसल, ये आ गया हम लोग का 2m/r² r/dr। ठीक है, ये हो गया डीएम। फोर्थ स्टेप में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट कहाँ पे होगा, हम लोग को पता है ये जैसे कि ये एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, अभी निकाले हम लोग 2r/पाई में लाई करता है, 2r/पाई, 2 स्मॉल r/पाई। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में YCOM फाइंड करेंगे। YCOM कितना आएगा हम लोगों का, 1/m इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये जो रिंग को 0 से लेके, यहाँ से ये छोटा रिंग होगा, यहाँ से लेके पूरा ये जो बड़ा रिंग होगा वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फिर YDM
वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू कितना है हम लोगों का 1/m इंटू 2r, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r 2r, फिर ये हो गया 2r बाई पाई इंटू dm का वैल्यू कितना है 2m बाई आर स्क्वेर इंटू r dr, ये हो गया dm का वैल्यू। तो m गोट कैंसल, बाकी जो भी कांस्टेंट है उस सबको बाहर ले आओ, तो कितना आया हम लोग का बाहर आ गया 4 बाई पाई आर स्क्वेर इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r ऑफ आर स्क्वेर डी आर। आर स्क्वेर का इंटीग्रेशन कितना होता है r³ 3, 4 बाई पाई आर स्क्वेर इंटू r³ 3, लिमिट 0 से r, वैल्यू पुट कर दो तो r³ आर स्क्वेर कट जाएगा, कितना बचेगा हम लोगों का 4r/3π। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे से जो होलोस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, वो सारे चीज़ के लिए सिलेंडर का तो सेंटर उसका सेंट्रोइड पे लाई करेगा, कोन के लिए फाइंड कर लेना, ट्राइंगुलर लैमिना के लिए थोड़ा डिराइव कर लेना है अपने से। मैं ट्रिक एक बता दे रहा हूँ सारी चीज़ को याद करने के लिए, एक अच्छा सा सुंदर सा ट्रिक है जिससे कि हम लोगों को सारी चीज़ याद हो जाएगा इजीली। देखो ये एक चीज को याद रखना है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, HRTC। यहाँ पे क्या होगा, H से होलोस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर, ये R से रोड, ठीक है, T से ट्राइंगुलर लमीना, सॉरी T से ट्राइंगुलर लमीना, C से कोन। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, NL/N+1, NL/N+1। ठीक है, यहाँ पे n कितना है 1, यहाँ पे N2, यहाँ पे N3 डाल देना, वो आ जाएगा हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। यहाँ पे देखो रोड के लिए जितना आएगा होलो हेमिस्फीयर के लिए उतना ही आएगा हम लोगों का। तो कितना आएगा, N1 है तो L/1+1 दैट इज 2। L देखो, ये जो L है हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, रोड का लेंथ होगा। फिर ट्राइंगल के लिए N होगा 2, 2L/2+1 दैट इज 3। ये जो L होगा ये क्या होगा, ट्राइंगल का हाइट, ये होगा L। ठीक है, ये जो हाइट है ट्राइंगल का वो होगा L। फिर कोन के लिए N कितना है 3, तो 3L/4 याद कर लेना बच्चों, ये बहुत ही इजी ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, 4L बाई, ये जो L होगा कोन का हाइट होगा, ये कोन हो गया हम लोगों का कोन का हाइट, ये होगा L। ठीक है बच्चों, याद कर लेना। फिर और एक चौथा चीज है, फोर्थ, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है, जो है हम लोगों का हाफ रिंग का कितना होता है, हम लोग अभी निकाले 2R/, और 2L/पाई ऐसे लिखेंगे, L में ही लिखेंगे सबको, 2L/पाई, वेयर L इज द रेडियस ऑफ द हाफ रिंग। ठीक है, ये हो गया 4 चीज, ये 4 चीज याद कर लेना, थोड़ा नोट करके पॉज कर लेना बच्चों। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ लिखना है यहाँ पे, थोड़ा लिख लेना, थोड़ा याद करने के लिए। मैं बताया हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन,
ठीक है। फिर फॉर्मूला बताया मैं NL/n+1, NL/n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला पड़ेगा, यहाँ पे N1 होगा, यहाँ पे N2, यहाँ पे N3। फिर हाफ रिंग के लिए याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। बाकी जो दो शेप रह गया हम लोगों का, एक रह गया डिस्क और दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर। उसके लिए कैसे याद करना है, देखो हम लोगों को सारी चीज याद हो गया अभी तक जितने पढ़े, ठीक है। तो अभी देखो कॉन्सेंट्रेट, पहले देख लेते हैं डिस्क के बारे में। देखो ऐसा डिस्क है, ठीक है। डिस्क को देखो हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ छोटा छोटा ट्राइंगल में, और ये ट्राइंगल का हाइट कितना होगा, ये सारे ट्राइंगल का हाइट, इसका जो रेडियस होगा, सपोज इसका रेडियस r है, ये r होगा इसका हाइट ट्राइंगल का। तो ये सारे ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास का, सारे इंडिविजुअल ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे निकलेगा, ये ट्राइंगल के लिए कहाँ पे निकलेगा, यह इसका जो हाइट हो ट्राइंगल के लिए हम लोगों को क्या पता है, ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 2L/3, यहाँ पे L कितना है R, तो ट्राइंगल के लिए 2R/3 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2R/3 हो गया। फिर जो सारे जो ट्राइंगल का छोटा छोटा जो ट्राइंगल है उन लोगों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा, तो मतलब वो कैसे आएगा, एक रिंग शेप में आएगा। हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास को, कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास में उसका सारा मास दिखा पाएंगे। अगर इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो वो कैसे आएगा, एक रिंग आएगा, रिंग एक रिंग शेप का आएगा। ये जो इसका मतलब इसका यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे सारी चीज को ज्वाइन कर दो तो एक रिंग शेप में आएगा। फिर जिसका रेडियस कितना होगा, 2R/3 होगा, ये जो रिंग का रेडियस, ये हाफ रिंग का। फिर हाफ रिंग सपोज मान लो इसको R' मानते हैं, ठीक है। R' कितना है, 2R/3, ठीक है। ये जो रिंग के लिए हम लोग को पता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 2R/पाई। यहाँ पे R कितना है, R', तो R' का वैल्यू पुट करो, R' का वैल्यू पुट कर दो। R' का वैल्यू कितना है, 2R/3, दैट इज 4R/3 पाई। आ गया हम लोगों का, ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। फिर ये हो गया हम लोगों का डिस्क के बारे में। और अभी देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर का। कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर कैसा होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है। देखो जो कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर पूरा मतलब उसके अंदर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर को हम लोग ऐसे छोटा छोटा कोन में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये सारे छोटा छोटा कोन है, ये सारे कोन को मिला के हम लोग एक हेमिस्फीयर बनाए हैं। थोड़ा अच्छे से देख लेना बच्चों, तो ये सारे कोन को मिला के हम लोग एक हेमिस्फीयर बनाए हैं। तो ये जो हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर को हम लोग छोटे छोटे कोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेमिस्फीयर को, कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर को हम लोग स्मॉल कोन्स में डिवाइड करेंगे। फिर कोन का हाइट कितना होगा यहाँ पे, अगर मान लो हेमिस्फीयर का ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस मान लो कि रेडियस R है हम लोगों का, ठीक है। तो जो सारे कोन का हाइट कितना होगा यहाँ पे, R होगा। तो ये जो हाइट R हो गया, तो हम लोगों को पता है कोन का सेंटर ऑफ मास का, जो छोटा छोटा कोन होगा उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सारे कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा हम लोगों को पता है 3R/4, 3R/4, 3R/, क्योंकि यहाँ पे L हो गया R हो गया, तो 3L/4 ये हो गया हम लोगों का स्मॉल कोन का। जो ये कैसे शेप फॉर्म करेगा बच्चों, एक हेमिस्फेरिकल सेल,
एक हेमिस्फेरिकल सेल, एक ऐसा एक हेमिस्फीयर होगा जिसके अंदर कुछ मास नहीं होगा। सारे कोन का जो सेंटर मास को अगर मिला दो, छोटा छोटा कोन होगा, स्मॉल कोन्स, अगर उसका सेंटर मास को मिला दो तो एक हेमिस्फेरिकल सेल प्रोड्यूस होगा। और उसका जो रेडियस होगा, सपोज मान लो आर डैश, आर डैश कितना होगा, आर डैश का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे आ गया 3r/4। ठीक है बच्चों, 3r/4। तो अभी देखो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा हम लोग को पता है हेमिस्फेरिकल सेल के लिए सेंटर मास का पोजीशन कहाँ पे होता है, r/2 पे होता है, r/2। यहाँ पे r कितना है, r'/2, r' का वैल्यू पुट कर लो, कितना है 3r/4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया हम लोग का 3r/8। ठीक है बच्चों, ये सारे ट्रिक्स रहा हम लोगों को याद करने के लिए। पहले तो 3 चीज़ हम लोग इजीली याद हो जाएगा, फिर जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसको, सेमी हाफ रिंग है उसको याद कर लेना बच्चों। फिर बाद में ये दो जो हम लोगों का डिस्क और हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड हेमिस्फीयर, उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। याद कर पाओ तो कर लेना, अगर याद नहीं आता है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हम लोगों का सारे इर्रेगुलर शेप का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अभी देख लेते हैं थोड़ा, मतलब सेंटर ऑफ मास को कैसे ऐड और कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से 1-2 प्रॉब्लम कर देते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ताकि हम लोग सारे क्वेश्चन, हम लोग सेंटर ऑफ मास से जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। देखो ऐसा एक शेप दिया है, सपोज मान लो कि एक स्पीयर दिया है, ठीक है, एक स्पीयर दिया है और उसमें से स्पीयर का रेडियस दिया है, सपोज r दिया है, ऐसे दिया है, मान लो ऐसा एक स्पीयर दिया है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये जो स्पीयर का रेडियस r है और इसमें से ये जो r रेडियस, r डायमीटर का एक स्पीयर उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, अभी पूछा है इसका पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या है, कि खाली कहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली इस एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पूरा फॉलो कर दिया गया है। तो अभी इसके लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा है कहाँ पे होगा। तो ऐसे चीज़ के लिए हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा देखो, पहले ये जो पार्ट का, ये जो जिस पार्ट में मास है उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे, इनटू उसका वॉल्यूम करेंगे, फिर ये जो पार्ट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे और उस इनटू उसका वॉल्यूम करेंगे, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू वॉल्यूम से इसका प्रोडक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इनटू इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हम लोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसका डायमीटर r दिया हुआ है, ठीक है, जो छोटा सर्कल का। तो अभी देखते हैं, तो पहले इसका वॉल्यूम कितना है, बड़ा सर्कल का, लार्ज बिग सर्कल का, तो इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हम लोगों का, रेडियस दिया हुआ है r का 4/3 πr³, ठीक है। सेकेंड सर्कल का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, r का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे r/2, r/2³, ठीक है। और इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, तो कहाँ पे होगा इसका 0,0 पे होगा, सॉरी, ठीक है। तो और इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ऐसे लिख लेते हैं 0ik + 0jk + 0kk, ठीक है। देखो y और z, इसको x मान लो, इसको y और बाहर वाले को z मान लो, ठीक है।
y और z के लोग में इसका कोई भी मास, मतलब y का नेगेटिव हाफ में जितना मास है पॉजिटिव हाफ में उतना मास है, z का नेगेटिव हाफ में जितना मास होगा पॉजिटिव हाफ में उतना ही मास होगा। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर y और z का जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे ही लाई करेगा, जीरो पे ही लाई करेगा। हम लोग खाली कैलकुलेट करना है x के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि x डायरेक्शन में ही इसका मतलब शेप थोड़ा अनइवन लग रहा है। और इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, देखो ये अगर जीरो हो गया, ये कहाँ पे होगा, r/2 पे होगा पोजीशन ऑफ सेंटर मास, r में खाली, y में कितना होगा, x में r/2 i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वॉल्यूम और पोजीशन। अभी टोटल जो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और RCOM बोलते हैं जिसको, और XCOM, हम लोग XCOM फाइंड करेंगे। XCOM कैसे करेंगे बच्चों, देख लो, इसका वॉल्यूम कितना आया, 4/3 पाई r³ इंटू इसका पोजीशन 0 पे है, माइनस, देखो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, -4/3 पाई r³/8, r³/8 इंटू कहाँ पे है पोजीशन, इंटू r/2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, ये जो वॉल्यूम है इसमें से इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तो कितना, 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³/8। ठीक है, तो जितना वैल्यू आएगा वो होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैलकुलेट कर लेना बच्चों। ठीक है, कहाँ पे आएगा, ये हो गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो यहाँ पे r³/8, 4, ये 2 जा 4, 3, तो 3 6, तो आएगा हम लोगों का माइनस 4/3 कॉमन निकाल लो बाहर से, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई r³ कट गया। ठीक है, तो रहा कितना हम लोगों का, r-r/2 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/8, that is minus r/16 divided by 7/8, 8 2 जा, that is r/14। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, -r/14 पे आएगा, मतलब यही कहीं पे लाई करेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया सब्सट्रैक्शन वाला। फिर एडिशन वाला भी वैसे ही कर सकेंगे। एडिशन में क्या करेंगे, अगर एरिया वॉल्यूम वो सारी चीज़ पे डिपेंडेंट होगा तो हम लोग सिमिलरली वहाँ पे कैसे करते थे, मास करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया वॉल्यूम मास की जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चला हम लोगों को। फिर देख लेते हैं एक छोटा सा और एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास बंद कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ऐसा एक दिया गया है, ये 3 स्क्वायर है जिसका सारा साइड ए, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है,
तो पूछा गया है ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे क्या कर रहे थे बच्चों, वहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम लोग को पता है स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, बीच में लाई करता है। इसके बीच वाले पॉइंट, इसका भी बीच वाले पॉइंट, इसका भी बीच वाले पॉइंट में लाई करेगा। तो पहले देख लेते हैं, ये इसको 1 ले लेते, इसको 2 3, ठीक है। तो इसका जो तीनों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ कहाँ पे लाई करेगा देख लेते हैं थोड़ा। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 1 के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ पे होगा, देखो इसको ओरिजिन मान के चलो, ये जो पॉइंट को ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसको 0,0। अगर 1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, देखो यहाँ से a/2, यहाँ से a/2, तो मतलब टोटल a पे लाई करेगा, a वाई एक्सिस, तो मतलब a j कैप। 2 का सेंटर ऑफ मास 0 में लाई करेगा, ठीक है। और 3 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, एलोंग द एक्स एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस हो गया a/2, ये हो गया a/2, तो मिला के a आई कैप। तो अभी सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम RCOM कितना होगा, a आई के प्लस 0 प्लस a j के। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, RCOM इक्वल्स टू a आई के प्लस a j के। बस यही ख़त्म हुआ आप लोगों का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के जो भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग इस क्लास में डिस्कस किए, थोड़ा अच्छे से कर लेना बच्चों, और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कोई एक अच्छा बुक पकड़ के। और जो भी मैं प्रीवियस क्लास में बोला था कि कैसे क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन सारे कितना सॉल्व करना है और वो सारी चीज़ वो फॉलो करना बच्चों, रेगुलरिटी रखना अपने स्टडीज़ में, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिसिप्लिन रहना बच्चों, ठीक है। तो यहीं पे रोकते हैं आज का क्लास। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा कब से देख लेता हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का मंडे 11th ऑफ मई से होगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे उस क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।